रिगार्डिंग द पोलियो, तो पोलियो इज अ वायरस, और इंडिया में पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड। 3 टाइप का पोलियो स्ट्रेन होते हैं: वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो इसका क्योर नहीं है पोलियो का, इट कैन बी ओनली बी प्रिवेंटेड थ्रू इम्यूनाइजेशन। तो 2 टाइप के वैक्सीन होते हैं, एक है कि इंजेक्ट करके, एक है कि ओरली। तो हम लोग को जो सबको पड़ा होगा ओरली, ओपीवी जिसको बोलते हैं, एक बूंद जिंदगी के लिए, तो ओरल वैक्सीन है वो। और दूसरे बाकी इंजेक्टेबल, इंजेक्शन यूज करते हैं बाकी वैक्सीन में। अब इंडिया में बात की तो पल्स पोलियो कैंपेन हुआ था, और 100% कवरेज है उसके अंदर में, यूआईपी के अंदर में। यूआईपी मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके 1985 में स्टार्ट हुआ था। उसमें बोला गया था कि कैसे सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं और इम्यून सिस्टम लोग के अंदर बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे वैक्सीन, तो मिशन इंद्रधनुष 1, 2 किया गया 2015-16 के आसपास में। उसका मकसद ये था कि जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है सब एक स्कीम के अंदर मानना चाहिए, और हर एक जो बच्चे हैं उनको सही समय पर दिया जाना चाहिए। उसके अंदर सब चीजें, बीसीजी है, फिर ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड हो गया, फिर मिसल रूबेला वैक्सीन हो गया, पोलियो हो गया, बाकी सब। तो अब इसमें दिस polio was eliminated from India in 2014, तो we are a polio free country। अभी कुछ एक स्पेसिफिक टाइप है जो पाकिस्तान वाइल्ड में है थ्री, और एक और कंट्री में। वाइल्ड 3 वाले होंगे, सर्च कर लेंगे। अब इसमें की वर्ड आता है, एक ही की वर्ड है इंपॉर्टेंट: पैलेटिव केयर एंड क्यूरेटिव केयर में क्या फर्क है। पैलेटिव मतलब बस आप केयर करिए उसको, आप ठीक नहीं कर सकते कोई इंसान को, लेकिन उसको सिर्फ रिलीफ पहुंचा सकते हैं। क्यूरेटिव केयर में नाम में क्यूरेटिव है, तो केयर कर सकते हैं, और ताकि उनका जो डिजीज है वो खत्म हो सके। तो क्यूरेटिव केयर और पैलेटिव केयर में ये फर्क है। तो पाकिस्तान में टाइप 1 पोलियो वायरस है। रिलायंस इंपोर्टेड नेचुरल गैसेस इन इंडिया, डेटा अवेलेबल है, इट इज इंक्रीजिंग। Natural gas is imported into India in the super chilled liquid form or liquefied natural gas (LNG). It has declined $12 billion from $15.9 billion. It is less polluting. जब क्या हुआ? मैं कह रही हूँ, जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं नेचुरल गैस से रिलेटेड, तो सबसे अच्छा बड़ा हाँ, हम प्राइसिंग से। अब बोल देना, तो मैं कंप्लीट करने दो हाँ। मुझे। तो गैस इंपोर्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट मॉडरेट पेस, बढ़ते रहेगा क्योंकि इंडिया का डिमांड लॉन्ग टर्म में फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी। और नेचुरल गैस इज लेस पॉल्यूटिंग, क्यों? क्योंकि उनका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, वो बर्न पूरे करते हैं, लेकिन कार्बन जो सूट फॉर्मेशन होता है कोल के बर्निंग से, डीजल के बर्निंग से, वो नहीं होता नेचुरल गैस में। और ओवरऑल इंडिया में जो टारगेट है कि 85% अभी इट इज डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट, वो कम हो सकता है। उसी के लिए नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन में बात किया गया, शेल गैस एक्सप्लोरेशन इन द कैम्बे बेसिन, इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन, और इन द असम रीजन, और अभी हाल फिलहाल एक और जगह मेरा इन द अरेबियन सी। तो तब हम लोग इसमें सेल्फ रिलायंस बन सकते हैं। बोलो मानसी। हाँ, एक जो चैलेंज हमें देखने को मिला वो था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद नेचुरल गैस प्राइसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो इंडिया में भी हम जब डोमेस्टिकली बात करते हैं कि प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म क्या क्या कोई फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नहीं है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है। तो उस पे इम्पोर्टेंट कमेटी जो है किरित पारेख कमेटी, तो उनके रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस। हम्म। अब एक और एक बोर्ड है, PNRB, PNGRB, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो अगर नाम से डिराइव करना है तो इसका रोल क्या रहेगा? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, उसका प्राइसेस रेगुलेशन, उसका स्टैंडर्ड, सेफ्टी, उसको मैंडेट दिया जाता है। तो कब स्टैब्लिश हुआ? 2005 में हुआ, एक से 2006 में। स्टैट्यूटरी बॉडी है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, स्टैट्यूटरी बॉडी 2006 में स्टैब्लिश हुआ। उसका काम ये है कि सिटी गैस स्टेशन तक पहुंचाया जाए अफोर्डेबल रेट में, डुओपोली क्रिएट नहीं होना चाहिए, प्राइसेस इफेक्टिव होना चाहिए,
चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ का बात किया जाए, सोशली वो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होना चाहिए। तो ओवरऑल पेट्रोलियम एंड गैस से रिलेटेड जो भी चीज इंडस्ट्री में होगा, चैलेंजेस और रेगुलेशन करना होगा बात, तो ये आता है। सेबी एक तरह से, सेबी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं, ये गैस और नेचुरल गैस के लिए प्राइसेस भी डिटरमाइन ये करते हैं। एक बार देख लेते हैं प्राइसेस से related। पूछा था एक बार। ऑब्जेक्टिव वही है कि इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिगार्डिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव मार्केट होना चाहिए, सिटी गैस ग्रिड होना चाहिए, एंड ऑटो इट ऑल्सो डिटरमाइंस टैरिफ। आगे टैरिफ भी डिसाइड ये करते हैं। नोडल मिनिस्ट्री कौन से होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हर चीज से रिलेटेड है। PNGRB स्टैट्यूटरी बोर्ड। बिहेवियर इकोनॉमिक्स से बात हुआ है इसमें ओवरऑल। तो द वर्ल्ड ऑफ बिहेवियर एंड बायसेस, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम इज फास्ट, इंट्यूटिव, इमोशनल, रिस्पॉन्सिबल, सिस्टम इज स्लो। मतलब बिहेवियर इकोनॉमिक्स कैसे होता है कि एक सिस्टम है, उसके अंदर में आप फीड करते हो पॉलिसी, उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन को स्टडी करके वापस से फीड करते हो सिस्टम के अंदर में। तो ये सिस्टम्स थ्योरी है ऑफ डेविड ईस्टन अंडर द बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। उसी का एक पार्ट है बिहेवियर इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स में सिस्टम एनालिसिस को यूज करते हैं टू मेक द पॉलिसी मोर इफेक्टिव, मोर इक्विटेबल, और जो नर्व्स है ऑफ द कॉमन सिटीजन और जो जस्टिस है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली, वो दे सकते हैं। तो तो उन्हीं का आज के टाइम में अगर एग्जाम्पल की बात बायस क्या करते है? हैं हाँ, एक सेकंड में। बिहेवियर। बायस हम्म। कहाँ पर है? तो एक पहले का इंडिविजुअल रिलेटेड बायस होगा, किसी को हर जरूरी नहीं कि सबको सब्सिडी चाहिए, वो बायस है। रीजन स्पेसिफिक होगा बायस, जेंडर स्पेसिफिक बायस होगा, और जो हिस्टोरिकल बायस होगा, कोई ट्रेडिशन में कुछ कंजम्पशन ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम होता है, किसी जगह में कम होता है, तो वहां पर आप टैक्सेशन नहीं कर सकते, उससे सबका हानि होगा। इंडिया में ऐसा नहीं है तो कर सकते हैं। तो हर एक का रीजन स्पेसिफिक तो बायस होता है, तो लेकिन तब भी सिस्टम एनालिसिस काम करता है कि एक क्रेडिबल एक फ्रेमवर्क बना है जिसके अंदर में पॉलिसीज को और इफेक्टिविटी के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकें। मानसी। हम्म। आई वॉज मेंशनिंग अबाउट एग्जाम्पल्स बिहेवियर इकोनॉमिक्स के। आज के टाइम में एक हमें क्या देखने को मिलता है सबसे ज्यादा? डार्क पैटर्न्स, कि आपका बिहेवियर को नज किया जाता है कि आप उस चीज को बाय करो। एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हैवी डिस्काउंट, जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो ये भी एक बिहेवियर इकोनॉमिक्स है कि आपके बिहेवियर के बेसिस पे आप कैसे डिसीजन ले रहे हो। या एक तो नेचुरल हो सकता है कि उसको स्टडी किया जा सकता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं, तो वहां पे भी जब प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका बिहेवियर क्या कहता है कि आप ज्यादा स्पेंड ना करो, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होगा उस टाइम पीरियड पे। तो वो भी एक पार्ट ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स है, तो उसको स्टडी किया जाता है। और सेकंड कि कैसे आपके बिहेवियर को नज करके आपको एक तरीके से अनविलिंगली आप उस चीज को बाय कर लेते हो एंड में। हम्म। हम्म। के पद्मा राजन, ही हैव बीडेड फॉर पब्लिक ऑफिस अभी तक में, राइट फ्रॉम 1988। हर बार इलेक्शन में खड़ा होते हैं, हर बार हारते हैं, और खुश रहते हैं हारने के बावजूद भी। इसको इलेक्शन किंग बोला जाता है। हर जगह इलेक्शन लड़े, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से लोकल पोल्स, हर जगह। हु इज द अपोजिट कैंडिडेट? आई डोंट केयर। तो बेसिकली ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सब 238 डिफीट। जयशंकर सीज टेक ट्रेड बूस्टर विद मलेशिया टाइज। तो मलेशिया इंडिया का बात किया जाए तो सबसे पहला आता है स्ट्रैटेजिक रीजन इंडो पैसिफिक कीवर्ड, सेकंड डायस्पोरा का रोल, थर्ड जो हिस्टोरिकल टाइज है इंडोनेशिया मलेशिया के साथ ऑन द हिंदुज्म बुद्धिज्म मूव करने के, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने के लिए। फिर दूसरा एंटी चाइना नहीं बोलते, चाइनीज को रोकने के लिए इन दैट रीजन मलेशिया का रूल होता है। फिर पांचवा मलेशिया ऑयल, आप पाम ऑयल इंपोर्ट करते हो, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल है मलेशिया के साथ। फिर जो ग्लोबल साउथ का पार्ट है तो हमेशा से WTO में सपोर्ट करते हैं इंडिया को। फिर और बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड।
अलग अलग एरियाज में, क्योंकि वो भी डेवलपिंग कंट्रीज है। पीडब्ल्यूडी में देखा जाए तो 16% फुटपाथ हैड वाइड इन अकॉर्डिंग टू द रूल। तो क्या करना चाहिए, रोड को अगर बनाया जाए तो रोड मार्किंग भी डन ऐसे आईआरसी कोड, इंडियन रोड कांग्रेस हो गया आईआरसी। फुटपाथ को फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, प्रोटोकॉल आइडेंटिफिकेशन खुद से भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं। एमसीटी पुशेस फॉर प्रोजेक्ट टू क्लीन अप साइट फॉर डंपिंग ड्रेन सिल्ट। तो ड्रेन सिल्ट से प्रॉब्लम क्या होता है, सॉइल लीचिंग होता है, और इट हार्म्स द प्योरिटी ऑफ द सॉइल, इट पोल्यूट्स द सॉइल और पोल्यूट्स द अंडरग्राउंड वाटर, इवन द एक्विफायर्स। इसको डील करने के लिए अलग एरियाज है। तो इंजीनियर लैंडफिल, जैसा आपका कहना रहता है हमेशा मानसी, वो यूज कर सकते हैं, बायोरेमेडिसिन यूज कर सकते हैं। फिर हम्म। तीसरा होगा कि कवर्ड और लैंडफिल कर सकते हाँ, हैं, इंसिनरेशन यूज कर सकते हैं। फिर बायो स्पार्जिंग एक कॉन्सेप्ट है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो बायो स्पार्जिंग और मतलब कि ड्रेन को गैस भी, को। हाँ, ड्रेन सेल को यूज करने की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि रोड कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको यूज करेगा। तो हाँ। हम्म। सस्टेनेबली भी इसका यूज आगे कहाँ हो सकता है, रादर देन मर्ली डंपिंग इट। हम्म। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको बायोगैस बना सकते हो, एलएनजी बना सकते हो, नेचुरल गैस, हम्म। कोल बेड मीथेन इसको बोलते हैं। लेकिन जो दूसरे वाले जो गैस है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको फिर आप डायरेक्टली इंजीनियर लैंडफिल यूज कर सकते हो। ऐसा बहुत मटेरियल होता है, ऐसा बैक्टीरिया भी होता है दैट लीड्स दैट ईट्स अप द मेटल, उसको भी यूज कर सकते हो। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में यूज हो सकता है। नमो भारत ट्रेन, एनपीसीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर से रिलेटेड है। एक्सपर्ट ऑब्जेक्ट टू एलिवेशन वर्क एट यमुना फ्लड प्लेन। The move has filled the low-lying area by several meters, bringing it to the main road. Hmm. Elevation work done on the Yamuna फ्लड प्लेन, उसके कारण क्या होगा कि फ्लड प्लेन नाम में ही है। तो जब बारिश होगा, इट विल क्रिएट फ्लड ऑन दैट रीजन। तो उससे चाहे आप कुछ भी करें वहां पर, तो घाट जो होगा, इट विल बी द फ्लड घाट विल बी इटेन आउट। और फिर वहां पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे बिल्डिंग्स का, हॉस्पिटल्स का, या फिर रेसिडेंशियल सोसाइटीज का, तो वहां फ्लड वाटर के कारण इट विल क्रिएट कंजेशन एंड इट विल बी डिट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, क्योंकि फ्लड प्लेन में। प्लस प्लांट स्पीसीज बहुत सारे होते हैं इन द यमुना रिवर, बोथ ग्रास एंड ट्रीज, नेटिव स्पीसीज होते हैं दैट विल बी गेट अफेक्टेड। दूसरा कि फ्लड प्लेन यंग एलुवियम सॉइल इसको बोलते हैं, खंडर भंगार ओल्ड होते हैं, दैट अलाउज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अगर सैंड उठा के कहीं और डंप कर देंगे, तो ओल्ड और एलुवियम जो भंगर होते हैं लेस पोरस होते हैं। और दूसरा कि डैमेज द इकोलॉजी एंड द नेचुरल फंक्शन ऑफ द फ्लड प्लेन, क्योंकि आप सैंड माफिया बाकी सब उसको उठाते हो, आप कहीं और डंप कर देते हो। तो ओवरऑल फ्लड प्लेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बायोडाइवर्सिटी और क्रिएटिंग एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द रीजन। तीसरा का एक्वाफायर रिचार्ज। और चौथा होगा कि क्रिएटिंग अ सुटेबल इकोसिस्टम, क्योंकि वो इट एक्ट्स एज अ फ्लड कंट्रोल। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम स्टेम पॉपुलेशन में देखा जाए तो विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, तभी हो सकता है जब पॉपुलैरिटी ऑफ साइंस विल इंक्रीज एट अ वेरी ग्रासरूट लेवल और स्कूल लेवल पे। वर्नाकुलर लैंग्वेज में साइंस पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है हिंदी में जो याद होता है, कॉन्सेप्ट जो तमिल में याद होगा, वो इंग्लिश में नहीं हो सकता याद, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में एनईपी बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि इट शुड बी प्रमोटेड, कॉन्सेप्ट शुड बी प्रमोटेड एज वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। एज कंप्यूटिंग, नाम में वी कैन डिराइव एज कंप्यूटिंग, कंप्यूट करो कोई भी चीज, लेकिन उनका जो डेटा जो होगा वो गूगल के फिनलैंड में नहीं होगा, ना ही कि वेब सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय अमेजन इन यूएस, वहां नहीं होगा। एज कंप्यूटर, कंप्यूटर एज, बगल में कहीं पर लोकल डेटा स्टोरेज होंगे, वही है।
कंप्यूटेशन डेटा स्टोरेज क्लोजर टू द लोकेशन को बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। नेटवर्क इससे क्या फायदा होगा कि सेंट्रलाइज नहीं होगा और डिसेंट्रलाइज डेटा कलेक्शन होगा, ज्यादा स्पीड होगा, और डेटा लोकलाइजेशन जो मैंडेट बोलता है इंडिया की डेटा लोकेशन डेटा सॉवरेंटी, उस पर एक काम कर सकते हैं एज कंप्यूटिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग बहुत स्पीड रहेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा। एनर्जी कम यूसेज होगा एनर्जी का भी। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम में ये न्यूरल प्रोसेसिंग, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से काम करता है। ऐसे माइंड मैप कभी देखोगे तो एक न्यूरॉन से 5 न्यूरॉन बनते हैं, उसके इसमें से फिर 5 बनते हैं, 4 बनते हैं, ऐसे करके पूरा क्रिएट होता है नेटवर्क, आर्ट उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। उससे आसानी क्या होता है कि जब कैलकुलेशन करते हैं तो और स्पीड कैलकुलेशन होता है, फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ता है, पावर कंजम्पशन कम होता है एज कंपेयर टू कि आप सिंगल कैलकुलेशन कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप। तो मल्टी डायमेंशनल मल्टी ऑब्जेक्टिव माइंड मैप जिसको बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, तो वही न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हम लोग बात करते हैं सीपीयू जीपीयू, वैसी एनपीयू भी होगा, स्मार्टफोन टैबलेट बाकी जगह। सिस्टम टू आइडेंटिफाई पॉल्यूशन सोर्सेज बैक टू 2.0 वर्जन। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये क्या है, एक तरह का न्यूमेरिकल मॉडल है, फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलर मैटर इन दिल्ली एयर पोल्यूशन। वापस इसको स्टार्ट किया जाएगा, उसमें और ऐड किया जाएगा एमिशन इन्वेंटरी। तो कभी भी कोई मॉडल बनता है, इट हैज टू हैव सम काइंड ऑफ अ डेटा कलेक्शन और डेटा को प्रोसेस करने के लिए एबिलिटी। उसके बाद फीड होता है उसके अंदर में, उसके बाद फिर वो जो मॉडल होते हैं वो एक्सेस द न्यू डेटा। तो डीएसएस कैसे काम करते हैं, पहली बात है कि वो एमिशन जो अराउंड डिस्ट्रिक्ट इन द रीजन है वो देखते हैं, उसको एसेस करते हैं, 8 डिफरेंट सेक्टर से वो देखते हैं। तो इट ऑल्सो फोरकास्ट द इफेक्ट ऑफ द इंटरवेंशन एट द एमिशन सोर्स लेवल। डेवलप कौन किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। मतलब ओवरऑल एक मॉडल है दैट विल एसेस द एयर क्वालिटी, और उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ से वो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, उसको एसेस कर करके वो जो डेटा है उसको फीडबैक वो देंगे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को। और जो ग्राफ्स प्रिंसिपल आता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, उसमें भी इनका रोल रहेगा। ओवरऑल प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट 120 आवर्स में कैसा हो सकता है, आप अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट करो तो नेक्स्ट 5 घंटे में कैसा होगा, इमिशन कम होगा कि ज्यादा होगा, वो सब कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और तो सब जगह से डेटा लिया जाएगा, एक सैटेलाइट से भी लिया जाएगा, लोकल पोल्यूशन इंडिकेटर जो होते हैं उससे भी लिया जाएगा। तो हर जगह से मॉडल लेकर के डीएसएस बनेगा। तेजस MK1 MK2। तेजस इज ए सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, इंडिजिनस मतलब 100% नहीं होता है, 60-70% अराउंड होता है, क्योंकि इंजन इसका जो है, इंडिया हैज डोंट हैव कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इंजन। बनाया था इंजन लेकिन वैसा सस्टेनेबल रहा नहीं, पावरफुल इंजन चाहिए, तो इंडिया हैज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। तो तेजस का 2 सीरीज है, MK1 MK2। MK2 विल बी लॉन्च्ड, MK1 में 140 अराउंड डील हुआ था इंडियन एयरफोर्स के साथ। कौन बना रहा है, HAL, हिंदुस्तान एरोटिकल लिमिटेड, फैसिलिटी बेंगलुरु। 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। 5th जनरेशन का नाम है आमका। फिजिकल डेफिसिट बोला जाए तो 15 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन मतलब 15 लाख करोड़ के आसपास। FCI प्रोक्योर्स 1,000 टन ऑफ व्हीट। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैंडेट किया जाता है अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1965। इनका मैंडेट कि आप प्रोक्योर करते हो और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द फेयर प्राइस ऑफ। इट ऑल्सो प्रोक्योर्स एट अ वेरी MSP के बेसिस पे करते हैं प्रोक्योरमेंट। तो इसी के अंडर में मैंडेट बढ़ की दिया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की PACS 70 मिलियन टन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट आफ्टर चाइना। और अभी क्रॉप में आते हैं।
इंडिया टू सेंड टीम टू चिली। लिथियम अगर बात किया जाए तो लिथियम ट्रायंगल है। कौन कौन आते हैं इसमें? अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, लिथियम ट्रायंगल। वहीं पर जो लिथियम ट्रायंगल है, इट प्रोड्यूसेस अराउंड 50% से ज्यादा वर्ल्ड के लिथियम। उसके अलावा चाइना है और ऑस्ट्रेलिया है जो 80-90 तक पहुंच जाता है। तो चिली में ऑलरेडी पहले अर्जेंटीना भेजा गया काबिल को। काबिल नाम में ही है कि उनका एक मैंडेट है कि वर्ल्ड वाइड जाकर के रेयर अर्थ मेटल और एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल लिथियम, कोबाल्ट, जर्मेनियम, सब चीज उसको प्रोक्योर करे, उसको प्रोजेक्ट साइन करे हर कंट्री के साथ, और एक्सप्लोर करे और एक्सट्रैक्ट करे। तो काबिल को भेजा गया, तो अर्जेंटीना पहले भेजा गया, फिर अभी चिली भेजा गया। तो वहां पर कॉपर भी है। चिली इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर आफ्टर, और ऑल्सो सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। तो काबिल का रोल आ गया इसमें। क्लाइमेट चेंज इवन मेसिंग विथ हाउ वी मेजर टाइम, सेज स्टडी। टाइम से जब बात किया जाए तो यहाँ पर रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्लियर रोटेशन ऑफ द अर्थ वाज यूज्ड टू मेजर टाइम। सन स्टार का मूवमेंट, मून का, लेकिन वो अनरिलायबल क्लॉक है। क्योंकि देखा जाता है कि हर 4 साल के अंदर में, हर 1 साल के अंदर 4 घंटा ऐड होता है, तो साल, हर 4 साल में एक लीप सेकंड से बढ़ के लीप ईयर बन जाता है, एक साल एडिशन होकर के। तो प्रिसीजन नहीं। उसके बाद एटॉमिक क्लॉक आया, इसमें इरिडियम को यूज किया, उनका वाइब्रेशन यूज किया गया टू कैलकुलेट द टाइम, एटॉमिक क्लॉक है। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एटॉमिक क्लॉक, जो कल बात की है, इंदौर में, हैदराबाद में और बाकी जगह पे स्टैब्लिश किया जा रहा है टू मेजर द टाइम एक्यूरेटली फॉर होल कंट्री। क्योंकि अभी 2 टाइम जोन है, एक टाइम जोन है, लेकिन जो डिफरेंसेस है 2 घंटे का है गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। तो दिक्कत होता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। टाइम सुबह उठना पड़ता है, सो पहले होता है, गवर्नमेंट बॉडी वहां पहले खुलते हैं ऑफिसेस। तो इसलिए उसको एक करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के एटॉमिक क्लॉक स्टैब्लिश किया इंडिया। सो दैट्स ऑल टुडे। प्रवेश, यू कैन कंक्लूड। मानसी, यू कैन कंक्लूड इन शॉर्ट। ओके सो बस की हाईलाइट बता देना ओवरऑल, हम्म जरूरत नहीं है। तो पहले हमने आईसीजे की बात करी, तो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन हेग। एंड जब हम बात करते हैं इसराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि पीस रिस्टोरेशन होना चाहिए। देन स्काई रूट बात करी तो प्राइवेट बॉडी एंड स्पेस सेक्टर में वी आर सीइंग कि एफडीआई इज आल्सो बीन इंक्रीज टू 100% टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, so that we are able to leverage upon their expertise and experience. Apart from this, we are talking about कि फूड वेस्टेज की हमने बात करी कि 1 billion meals they are approximately wasted, तो उसकी वजह से it leads to 8 to 10% of annual greenhouse gases emissions, so it creates pressure on land also. When we talked about preventive detention, तो preventive detention and punitive detention की हमने बात करी। आर्टिकल 22 इज इम्पोर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू दैट। एंड यहाँ पे बात की है कि एक प्रॉपर एनालिसिस और बेसिस होना चाहिए कि प्रिवेंटेड डिटेंशन जो की जा रही है आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हो। देन आसपा एक्ट की हमने बात करी कि डिस्टर्ब्ड एरियाज जो डिक्लेयर किए जाते हैं वहाँ पे आसपा एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। कंसर्न्स हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन and centralization of power into the armed personnel's hands, like they're having shoot at sight orders also. So this was seen. Then in detail we talked about कि जो अभी first time in India's history देखा गया कि the sitting chief minister has been arrested, तो what is going to be the way forward, तो वहाँ पे importance of judicial review becomes significant. पॉक्सो एक्ट की हमने बात की कि इट इज पॉक्सो एक्ट एंड द जेजे एक्ट। तो here the child जो एज है दैट इज 16 years, अमेंडमेंट says कि 16 years से above अगर heinous crime हुआ है तो the child would be treated as an adult and not a child.
देन वी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल की जो जीडीपी सीरीज है ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज इम्पोर्टेंट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट जीडीपी कैलकुलेशन इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन आर आउटपुट एंड प्रोडक्शन। तो नॉमिनल टर्म से रियल टर्म जाने के लिए वी आर सीइंग कि एनएसएसओ इट इज वर्किंग अपॉन क्रिएटिंग सीपीआई सीरीज सो दैट वी आर एबल टू डिफ्लेट जो नॉमिनल वैल्यू एडेड है एंड वी आर एबल टू गेट दैट इन रियल टर्म्स। Apart from this, we talked about TB. तो TB के केस में वैक्सीन which is derived from human source. So at the role of again private sector becomes important. तो efficacy of MTB, VAC and इसके अलावा we talk about कि multi drug resistant TB and nutritional security बहुत significant है when it comes to treating or reducing the burden of TB. तो इंडिया में the target is to eliminate TBs by 2025. Then Supreme Court as a custodian of the Constitution, though upholding the ethos of transformative constitutionalism, it remains fair, it remains transparent, and we are able to uphold the constitutionalism, जो spirit behind that morality is upheld. And Article 136 की हमने बात करी. Cyber security is important. So in this case, we talked about Indian Cyber Crime Coordination Center, which plays important role in coordinating with different agencies and awareness generation where it plays an important role, easy filing of the crimes related to the cyber crimes. So, or ease of, we can say, dealing with the cyber crimes. So the function of Indian Cybercrime Coordination Center is significant. Apart from this, पैंडेमिक ट्रीटी की हमने बात करी. पैंडेमिक ट्रीटी में जो पहली ट्रीटी थी और अब गिवन टाइम्स में द चैलेंजेस हैव चेंज, दे हैव इवॉल्व्ड. तो न्यू पैंडेमिक ट्रीटी में कि हर एक कंट्री में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो उनको सूट करेंगे वो उसका पार्ट होना चाहिए, जो अल्टीमेटली अगर फ्यूचर में कोई पैंडेमिक होता है तो इट कैन हेल्प अस इन डीलिंग seamlessly when it comes to international collaboration, चाहे वो like information exchange के बारे में हो, early warning system के बारे में हो, so that we are able to prevent and mitigate it as much as possible. And even when it is about sharing the vaccines, so equitable benefit sharing and more coordinated control can be there. Then coal imports, we are seeing कि India में we get anthracite and bituminous variety. So coal imports पे we talk about green energy transition plus energy security. So that is why we are seeing कि even coal import, India imports coal, domestic availability भी है, but to meet the energy demands and given the pace, the small pace of change that is happening or transformation that is happening in green energy transition, so still coal remains a part of, we can say, important element for the energy security of India for the time being. So Indian Coal India Limited, which is again PSU, so they plays an important role over here. And job outlook की हमने बात करी कि informal sector में we are seeing कि more jobs have been created. So here we talk about कि degrees मिल जाती है, higher education institution enrollment increase हो रहा है, primary level पे भी education enrollment ratio is increasing, but when it comes to the rate of conversion to jobs, so that is very low. So to reap the benefit of demographic dividend, skills training in sync with the skills which are in demand in actually the job market वो important हो जाता है. And यहाँ पे हमने देखा था कि gig economy या freelancing economy में भी providing skills जो technological evolving economy है. So that makes more sense. Food wastage we have covered. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने बात करी. फाइनेंस एक्ट 2016 में इट केम इनटू बीइंग. 6 members, 3 from RBI, 3 from government, and the role is again controlling, regulating inflation, tight monetary policy and expansionary monetary policy की हमने बात करी. तो last 2 to 3 years we are seeing tight monetary policy is being followed so as to again reduce the money supply. We are able to control the inflation up to the target level of 4%.
So readiness to deal with the cybersecurity risk is more important. We are seeing कि industrial revolution 4.0 की बात करते हैं, we are seeing more shift towards technology, AI की बात करते हैं, internet of things, machine learning. तो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलायंस तो इंक्रीज हो रहा है, बट क्या उसी पेस में आर वी working enough upon the safety infrastructure or not? So that is one of the questions. Then Rabi output के ऊपर yield and productivity can get impacted because of जो temperature change या seasonal shift देखने को मिल रहा है in terms of the forward shift of the winters. तो उसकी वजह से जो sowing decision है, time period है, all of that would change. तो food security के लिए भी this is important and economic viability of agriculture और impact हो सकता है. तो ये एक बड़े लेवल पे चेंज हुआ है, तो इसको डील करने के लिए अगेन अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स और कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं कि विच प्रोडक्ट वैरायटी वुड बी मोर सूटेबल, कौन सा राइट टाइम पीरियड है ऑफ सोइंग, और जो बीच में अब टाइम विंडो मिलेगा बिटवीन द खारिफ एंड राबी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सो दैट फूड सिक्योरिटी इज नॉट इम्पैक्टेड. नेचुरल गैस की हमने बात करी, तो we are working upon the small LNG transportation so that we are able to meet the last mile connectivity where we are seeing ki trucks ke through it would be transported, and alternative again a cleaner fuel hai. So we are ensuring ki तापी गैस पाइपलाइन की जो हम बात करते हैं, importation of natural gas. So natural gas as a fuel in transportation industry, and secondly in the households as a cleaner fuel in terms of reducing the indoor air pollution, उसमें significant role है. And then we talked about Kirith Parekh committee about about the pricing related to the natural gas. The formula एक formula होना चाहिए. एंड PNRB बोर्ड की हमने बात करी. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हमने बात करी कि आपके बिहेवियर को कैसे नज किया जाता है, लाइक एडवर्टाइजिंग की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम हैवी डिस्काउंट्स देखते हैं ई-कॉमर्स पे, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. Then we saw key 238 defeats and looking for more. So how this person, he finds happiness in losing. So it is his, like the spirit never dies. कि जो इंडिया की जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हम बात करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है टू फाइट द इलेक्शंस. तो इससे हम ये सीख सकते हैं अगेन कि जब ऑपोजिशन की बात आती है तो ही उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला, तो इज कॉल्ड द इलेक्शन किंग ऑल्सो. सो डिफीट में भी कैसे ही इज लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट. Then science की हमने बात करी, how IITs they are playing important role of science education in vernacular languages so that we are seeing more outcome and learning based education. तो STEM में we are seeing increased participation. How government schools में कैसे जो science projects हैं उनको और better तरीके से explain किया जा रहा है, जिसकी वजह से we are seeing more participation by the students. So practical learning and projects can help. एज कंप्यूटिंग की हमने बात करी कि जैसे हम कैप्टिव कोल माइंस की बात करते हैं, तो इस केस में हम कैप्टिव डेटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं. टू बेटर रिमेम्बर इट कि जो एज कंप्यूटिंग है, जो डेटा स्टोरेज है, इट वुड बी स्टोर्ड एट अ क्लोजर लोकेशन. सो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग में और हेल्प कर सकता है, जो स्पीड है एंड जो टाइम पीरियड और कम कर सकता है. सो दैट्स एज कंप्यूटिंग. सो एंड में हमने एटॉमिक क्लॉक की बात करी कि प्रिसिशन में हाउ इम्पोर्टेंट रोल इट कैन प्ले जब हम बात करते हैं डिस्पैरिटीज रिलेटेड टू की जो टाइम में ज्यादा गैप है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट लाइक गुजरात. So that we are having uniform standards, so important of atomic clock, and given the climate change, so even that is creating a challenge. So that's all for the day. Thank you so much for joining us and stay tuned for further updates.